भाग 5 47 से 56 तक। दादा घर पर हम दोनों भाइयों को शाम के समय रोजाना पढ़ाते थे, जिससे हमें वर्णमाला और सौ तक गिनती भली भांति से पढ़ना और लिखना सीख लिया। अब घर पर ही दादा द्वारा 2 अक्षरों से बने शब्द पढ़ना भी सिखाए जाने लगा। सुबह होते ही फिर स्कूल के लिए असुआ निकला। आज उसके हाथ में एक स्लेट, एक कापी और एक नई पेंसिल थी, जो शाम को ही दादा द्वारा लंगड़ा कोरी की दुकान से दिलवा दी गई थी। असुआ इसी खुशी में स्कूल चला जा रहा था। आज वह अकेला ही जगदीश महाराज की गली से चला जा रहा था। आज धन्ना भैया की तबीयत ठीक न होने के कारण अकेला ही चला जा रहा था। आज उसके गांव की समस्त टीम उससे पहले ही निकल चुकी थी। इस वजह से आज वह अकेला चला जा रहा था कि जल्दी से जल्दी स्कूल पहुंचे कि अचानक पीछे से किसी ने उसकी पेंसिल और कॉपी खींच ली। असुआ ने पलट कर देखा कि रमेश महाराज, जो जगदीश महाराज का छोटा भाई था, असुआ की कॉपी और पेंसिल लेकर अपने घर की तरफ भाग रहा है। असुआ इस घटना से काफी विचलित और दुखी हुआ। वह अब बड़े दुखी मन से स्कूल में दाखिल हुआ। देर से आने के कारण देरी से आए 8-10 बच्चों की लाइन में मोटा माँ साहब ने खड़ा कर दिया। उसके बाद मोटा माँ साहब ने देर से आने वाले बच्चों के दोनों हाथों में छड़ी से पिटाई लगाई। आज का दिन असुआ के लिए काफी दर्दनाक हुआ। जगदीश माँ साहब के द्वारा सभी को 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखने के लिए कहा। कॉपी और पेंसिल न होने के कारण उसने स्लेट पर ही गिनती लिखी। जब माँ साहब को चेक कराने के लिए सही बच्चे गए तो उन्होंने गिनती अपनी अपनी कॉपियों में लिख रखी थी, क्योंकि माँ साहब ने एक दिन पहले ही सही बच्चों से कह दिया था कल सभी कॉपी और पेंसिल लेकर आएंगे। परंतु असुआ माँ साहब के नजर में दोषी हो गया, तो यहाँ पर भी माँ साहब द्वारा असुआ को छड़ी से दोनों हाथों से पीटा गया। असुआ रोते हुए कह रहा था कि मैं घर से कॉपी पेंसिल लेकर चला था, परंतु रमेश महाराज ने अपनी ही गली से मेरे गुजरने पर पीछे से कॉपी पेंसिल छुड़ाकर भाग गया। मैंने पलट कर भी देखा उसे भागते हुए, परंतु असुआ की बात को सुने बिना ही माँ साहब ने असुआ को दंडित कर दिया, जिसका असर असुआ के मस्तिष्क पर गहरा पड़ा। खैर, उस दिन रोते ही गुजरा। जब शाम को असुआ घर पर आया और दादा को यह घटना बताई तो दादा ने कहा, इसी वक्त मेरे साथ चलो। जगदीश महाराज के घर आकर सुबह की घटना जब उन्हें बताई तो जगदीश महाराज ने रमेश महाराज को पुकारा, परंतु वह नहीं आया। शायद घर से बाहर भाग गया या घर में ही कहीं छिप गया। जगदीश माँ साहब ने कहा, हरदास भैया चिंता न करो, अब अपने घर जाओ, मैं उससे असुआ की कॉपी और पेंसिल दिलवा दूंगा। फिर इस घटना के बाद दादा ने स्कूल जाने के लिए एक बस्ता दिलवा दिया। इस प्रकार असुआ और धन्ना भैया के स्कूल जाने का सिलसिला साल भर चलता रहा। वह रमेश महाराज भी दशरथ, रघुवीर, किशोरी और हमारे ग्वालटोली गांव के सीनियर लड़कों के साथ ही उसी स्कूल में पढ़ा करता था। क्योंकि मैंने उसकी कॉपी और पेंसिल छुड़ाने की शिकायत दादा से कर दी थी, इसलिए वह कभी कभी मेरे सिर पर चांटा मारकर भाग जाया करता था। यह काम वह सदैव पीछे से ही करता था। कक्षा 1 की पढ़ाई साल भर पूरी हो गई थी। सभी को रिजल्ट के बारे में माँ साहब द्वारा नाम पुकार कर पास और फेल के बारे में बताया जा रहा था। असुआ और धन्ना भैया को भी पास कर दिया गया था। जहाँ तक याद आ रहा है, सभी को पास कर दिया गया था और गर्मी की छुट्टियों की घोषणा के 1 माह के लिए कर दी गई थी। सभी बच्चे पास होने के कारण उनके चेहरे खिले हुए थे। आगे लगातार जारी 48। आज पक्का 1 का पहला दिन स्कूल में था। सीनियर छात्र जैसे दशरथ, किशोरी, रघुवीर इत्यादि अपने कक्षा 5 पास होने की टीसी ले रहे थे, ताकि वे अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकें। चूंकि 5 या 6 मजरों का हमारा हसारी था, इन 6 ही मजरों से एक ही स्कूल हसारी में था। सभी मजरों के बच्चे हसारी स्कूल में ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा ले रहे थे। वैसे तो हमारे गांव ग्वालटोली में भी नदी के पास हजारी बाबू के घर के पास एक मिशनरी छोटी
कक्षाओं के लिए था। इस मिशनरी स्कूल में भी दादी एडमिशन करवाने हेतु ले गई थी, परंतु सिस्टर ने एडमिशन न देने से मना कर दिया था कि आपने बच्चे बड़े हैं, जबकि यह मिशनरी स्कूल एक कच्चे खपरेल के बड़े से घर में बना था और बच्चों को बेंच और कुर्सियों पर बिठाकर शिक्षा दी जाती थी, जबकि असारी प्राइमरी स्कूल में फट्टा पर बिठाकर शिक्षा दी जाती थी। सीनियर छात्र काफी खुश हो रहे थे कि उन्हें शहर के स्कूलों में कक्षा 6 में दाखिला मिलने वाला है, जहां पर बेंचों और कुर्सियों पर बिठाकर शिक्षा देने हेतु प्राविधान था। वैसे अधिकांश छात्र क्रिश्चियन इंटर कॉलेज में दाखिला लेते थे। क्रिश्चियन इंटर कॉलेज में हाई स्कूल तक की साइंस साइट थी। इन सभी सीनियर छात्रों ने स्कूल से निकलने के कारण हम सभी जूनियर छात्र दुखी हो रहे थे कि अब आते जाते उनका मार्गदर्शन से वंचित होना पड़ेगा। खैर, प्रकृति का नियम है, किसी के निकल जाने से कोई दूसरा उसका स्थान ले लेता है। माँ साहब हम लोगों को पक्का एक ही कापी किताबों की सूची दे रहे थे कि जल्दी से जल्दी किताबें मंगाएं कि आप लोगों की पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू हो सके। जल्दी ही छुट्टी हो जाने के फलस्वरूप हम दोनों भाई अपने घर आ गए और बड़ी भाई और बहू से सूची के हिसाब से कापी किताबों की जिद करने लगे। हमारे प्राइमरी स्कूल में उन दिनों कोई भी ड्रेस पहनने का चलन नहीं था, सो जिसकी जो मर्जी हो उस कलर के कपड़े पहना करते थे। बहू ने कहा, शाम को जब तुम्हारे दादा, बड़े दादा और बब्बा आ जाएंगे तब तुम्हारी किताबें कापी को बाजार से मंगवा दिया जाएगा। शाम को तीनों के वर्कशॉप रेलवे से आने के बाद उन्हीं किताबों की सूची सौंप दी गई। दादा ने बाजार में सभी कापी किताबें और मिलाप इंक की स्याही और कुछ बांस की बनी कलमों और लकड़ी की बनी पाटी खरीदकर दोनों भाइयों को अलग अलग बस्तों में दे दी गई। अगले दिन स्कूल घंटा बजने से पहले ही जगदीश महाराज की गली छोड़कर दूसरी गली से, जहाँ एक खेत पड़ता था, उसके किनारे किनारे मेड़ पर कटीली झाड़ियों की विरवाई लगा करती थी, उस रास्ते से स्कूल पहुंच गए और फिर पढ़ाई का कार्य शुरू। अब लड़के अपनी अपनी लकड़ी की पाटी को कोयले को पीसकर पहले काली करते, फिर सूख जाने के बाद स्याही की दबाव से रगड़ रगड़ कर चिकना करते और माँ साहब द्वारा बताए पाठ की नकल पाटी पर बांस की बनी कलम से दावत में भिगोई हुई खड़िया से करते और आपस में दो दो छात्रों के बीच में माँ साहब प्रतियोगिता करा देते थे कि तुम दोनों में किसकी राइटिंग बेहतर है। हम सभी छात्र दो दो के समूह में नकल करने के उपरांत माँ साहब के पास पार्टी चेक कराने जाते, तो माँ साहब कभी किसी को अच्छा तो किसी की बुरी राइटिंग के बारे में कहकर पुनः उसी पाठ की नकल के लिए कहते। इसी प्रकार गिनती और 5 तक पहाड़ा लिखने को कहते। कभी कभी माँ साहब हमारे बस्ते में रखी सुलेख को भरने के लिए कहते और प्रत्येक छात्र को खड़ा करके किताब पढ़ने को कहते। इसी प्रकार इंटरवल होने तक यही क्रम जारी रहता था। इंटरवल के बाद माँ साहब द्वारा जोड़ना सीखना शुरू किया। उंगली के पोरों पर गिनती को जोड़ना सिखाया। पूरी छुट्टी होने से पहले सभी बच्चों को लाइन में खड़ा करके गिनती 1 से 100 तक तथा पहाड़ों का पाठ 1 से 10 तक सीनियर बच्चों को 20 तक का एक लड़का से बुलवाकर सभी से बुलवाया जाता था। आगे लगातार जारी 49 दिन बड़ी ही सुस्त गति से गुजर रहे थे। जाड़ों में सभी छात्रों को कमरों से बाहर स्कूल प्रांगण में बैठा दिया जाता था। इंटरवल के बाद जब सूरज पश्चिम दिशा में ऊपर आकाश में चढ़ने लगता था तो असुआ को बोरियत होने लगती थी कि स्कूल कितनी जल्दी छुट्टी करे और हम इस जेल से निकले। यहाँ असुआ का सुझाव है कि छोटी कक्षाओं के छात्रों को इंटरवल तक ही पढ़ाना चाहिए और इंटरवल को ही पूरी छुट्टी मानकर छोटे बच्चों को छोड़ देना चाहिए। खैर, आज इंटरवल पर हम दोनों भाई और अन्य छात्र स्कूल के पास बने खेत पर पानी पीने चले गए। सीनियर बच्चे सदैव वहां जाते थे, इसलिए उन्हीं की देखा देखी हम सभी चले गए। यहाँ कुएं से पानी निकालने का दूसरा ढंग था। 2 बैलों को जोतकर एक ढाल नुमा गड्ढे में
जो कुएं से दूर जाते वक्त जमीन से गहरा होता जाता था, और जब बैल ऊपर आते थे तो ढाल जमीन से कम गहरा होता जाता था। बैल जब नीचे जाते थे तो एक चमड़े से बने बड़े आकार के झोले नुमा में पानी भरकर ऊपर आ जाता था, जिस कुएं में बने हौदी में गिरा लिया जाता था। यह पानी निकालने के तरीके ने असुआ और धन्ना भैया को तथा अन्य छात्रों को बड़ा चंभित किया। समय के साथ साल गुजरने में समय नहीं लगा, हालांकि उन दिनों दिन बहुत बड़े लगते थे। अब हम कक्षा 2 में आ चुके थे। दादा ने हमारी ट्यूशन पन्ना कक्का के पास लगाती थी। कक्का हमें 3 अंक के जोड़ तथा कुछ बड़े घटाव सिखाया करते थे। उनके पास कई गांव के छोटे बच्चे आया करते थे। जब उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दिया क्योंकि कक्का के टेलर वाले काम में दिक्कत आ रही थी। कक्का बहुत ही बढ़िया टेलर थे। वह पैंट शर्ट के साथ कोट पैंट भी बनाया करते थे। उसके बाद चुंगनिया के लड़के आसाराम के पास दादा ने ट्यूशन लगा दिया। उनकी भी एमईएस में नौकरी लग जाने के बाद किशोरी भाई साहब के पास ट्यूशन लगा दिया गया था। इसी बीच किशोरी भाई साहब की जब शादी हुई, बारात सीपी बाजार मसियागंज गई। यह बारात सीपी रेलवे पुल के पास से उठी थी। उस बारात में और धन्ना भैया भी दादा के साथ थे। किशोरी भाई साहब की शादी बड़े ही धूमधाम से की गई थी। बारात से पहले बड़े दादा ने किशोरी भाई साहब के पापा ने दादा से कहा था कि किशोरी की बारात इतनी टॉप निकलेगी कि पूरा गांव और मसियागंज के लोग बरसों याद रखेंगे। हुआ भी वही। जब बारात देखी तो उसके बारे में लिखना भी आवश्यक है। गांव में उन दिनों बिजली नहीं थी, हालांकि हसारी में बिजली आ चुकी थी। ग्वालटोली गांव में अभी बिजली नहीं थी। जब शादी आदि का प्रोग्राम होता था तो 1 या 2 मिट्टी की गैस बत्ती जलाते थे, जिसमें कपड़े का मेंटल लगाया जाता था। उसके बाद हवा भरने वाले पंप से हवा भरी जाती थी। पंप में एक चमड़े का वाशर लगा होता था। यह पंप उसी गैस बत्ती की टंकी में ही जुड़ा था। टंकी में मिट्टी का तेल भर दिया जाता था। उसके बाद हवा भरी जाती थी। उसके बाद मेंटल में माचिस की तीली जलाकर आग लगाई जाती थी। फिर नोजल से हवा को एडजस्टमेंट करके गैस बत्ती जलाई जाती थी। इस अवस्था में मेंटल लट्टू के आकार में फूल जाता था और रोशनी 100 या 200 वाट की बिजली बल्ब की तरह मिलने लगती थी। जब गैस बत्ती को बंद करना पड़ता था तो टंकी से हवा निकाल दी जाती थी और मेंटल ज्यों का त्यों फूला रह जाता था और गैस बत्ती को बहुत ही सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता था। दूसरे दिन उसी जले और फूले मेंटल में बड़े सावधानी से हवा भर के जलाया जाता था। अगर जरा भी असावधानी हो जाती थी तो मेंटल टूट जाता था। टूटे हुए मेंटल को वहां पास बैठे बच्चों को खिला दिया जाता था। इससे खांसी नहीं आएगी। लगातार जारी। 50। किशोरी भाई साहब की बारात में जैसा कि मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं कि गांव में जब किसी के यहाँ शादी होती थी तो किस प्रकार 1 या 2 मिट्टी के तेल की गैस बत्ती जलाते थे, और आज बारात में एक आदमी के हाथ में जो उजाले का सिस्टम था वह इस प्रकार था। एक लोहे के पाइप में नीचे के हिस्से में 5 वृत्ताकार लोहे की वेल्डिंग से जुड़ी थी। उसके ऊपर कुछ ऊंचाई पर 4 वृत्ताकार लोहे की बत्तियां वेल्डिंग से जुड़ी थी। फिर उसके ऊपर कुछ ऊंचाई पर 3 वृत्ताकार लोहे की पत्ती वेल्डिंग से जुड़ी थी। फिर उसके कुछ ऊंचाई पर 2 वृत्ताकार लोहे की पत्ती वेल्डिंग से जुड़ी थी। अंत में लोहे के डंड के सबसे ऊपर के हिस्से में 1 वृत्ताकार लोहे की पत्ती वेल्डिंग से जुड़ी थी। इस प्रकार 15 लोहे की वृत्ताकार पत्तियों को शंक्वाकार तैयार किया गया था और उस पर गोल्डन कलर के पेंट से पोता गया था। फिर उन सभी वृत्ताकार पत्तियों में एक एक मिट्टी के तेल की गैस बत्ती उसमें बड़े ही सलीके से रखी गई थी और उन्हें सभी को जलाया गया था। एक आदमी के हाथ में जो 15 गैस बत्ती का सिस्टम था, ऐसे ही एक लाइन में 20 आदमियों के हाथों में इसी प्रकार का सिस्टम था। उसके बाद दूसरी लाइन में भी 20 आदमियों के हाथों में यही सिस्टम था। कुल आदमी 40 हुए और गैस बत्तियों की संख्या 600 हुई और सभी जल रही थी।
इतनी गैस बत्तियों को एक साथ जलते हुए चलना और उसी के बीच में 20 आदमियों से अधिक का बैंड साथ में चलना, दिल दिल घोड़ी और एक डांसर को नाचते हुए साथ में चलना। उसके बाद किशोरी भाई साहब बने दूल्हे को एक सजे हुए उच्च कोटि की घोड़ी पर सवार होकर उन्हीं गैस बत्तियों के बीच से चलना, जिस पर दूल्हे ने कत्थई रंग की टेरीकोट की पैंट और हल्के पीले रंग की कमीज और दूल्हे के गले और बाएं के बीच में लाल रंग का कपड़ा तथा गले और बाएं के बीच में लाल चमड़े की बनी जंजीर नुमा बेल्ट में लंबी कटार शोभामान हो रही थी। असुआ के बाल मन पर इस बारात का इतना गहरा और अच्छा प्रभाव पड़ा जिसे वह आज तक नहीं भूला। बारात इसी प्रकार से नाचते गाते आगे बढ़ रही थी। समय समय पर आगोनी में आकाशीय गोले दागे जा रहे थे। ऐसी बारात देखकर असुआ और धन्ना भैया बड़े ही रोमांचित हो रहे थे। आगे लगातार जारी। इक्यावन जब बारात सीपी बाजार के मसीहागंज पहुंची तो वर्तमान में जो बोधनगर है, दाएं हाथ पर मकान बने थे और बाएं हाथ में एक बड़ी गहरी पत्थर की खदान थी, क्योंकि मसीहागंज के निचले हिस्से में एक छोटा सा ग्रेनाइट का पहाड़ था। इसे काट काट कर दाना माइट से पहाड़ को तोड़कर गिट्टी आदि बनाई जाती थी। उसी गहरी खदान के बाईं तरफ से कच्चे मार्ग से करीब 200 मीटर की दूरी पर जहां बारात जानी थी, वह घर के आगे प्रांगण में विवाह घर सजा था। घंटों आतिशबाजी होती रही। उसके बाद दूल्हे का टीका होकर एक सजे पंडाल में सभी बारातियों को बैठा दिया गया। फिर सभी बारातियों का स्वागत किया गया। नाश्ते में मिठाई, नमकीन इत्यादि खिलाई गई। उसके बाद ठंडाई सभी बारातियों को पिलाई गई। अंत में एक बड़े से थाल में रखकर बीड़ी, सिगरेट और पान खिलाया गया। असुआ ने भी सभी चीजें खाने के बाद पान पर हाथ साफ किया। असुआ समझ रहा था कि यह भी खाने का कोई नई चीज है, और फिर वह लोगों से आसपास सुन भी रहा था कि अब पान खाया जाए। असुआ के हाथ में भी एक लड़का ने पान दिया। असुआ ने पान को खाने वाली चीज समझकर अपने मुंह में पान डाल लिया और जल्दी जल्दी चबाकर गले के अंदर निगल लिया। अचानक जब दादा ने उसे ऐसा करते देखा, वह हतप्रभ रह गए। अब असुआ के पेट में जैसे ही पान का चबाया हुआ पूरा भाग अंदर गया। असुआ ने इससे पहले कभी भी पान को ना तो देखा था और ना ही पान के बारे में सुना था। असुआ को पान खाने का कोई इससे पहले अनुभव नहीं था। इस वजह से वह पान खाने में गलती कर बैठा। पान में लगे चूना कत्थे ने असुआ का सारा स्वाद बदल दिया। असुआ के मुंह और गले तथा गालों में चूना की कड़वाहट घुल चुकी थी कि असुआ को तेजी से उल्टी होना शुरू हो गई। अब उल्टी का आधा भाग जमीन पर और आधा भाग उसकी नई कमीज पर, जो कि हल्के बादामी रंग की थी। बटनों के आसपास ऊपर से नीचे तक पान के लाल रंग से रंग गई। दादा ने असुआ को एकांत में ले जाकर उल्टियां करवाई। असुआ का सारा नाश्ता ठंडाई पान के चक्कर में पेट से बाहर निकल चुकी थी। असुआ के बारात और विवाह का सारा मजा किरकिरा हो चुका था। दादा वहीं पर जो असुआ के चचेरे मामा या फुफेरे मामा रहते थे, उनके घर पर असुआ को छोड़ दिया गया। आगे लगातार जारी। 52 सुबह जब आंख खुली तो असुआ की मामी के घर पर अपने को पाया। असुआ ने यहीं पर स्नान आदि किया। मामी चूल्हे पर रोटी बना रही थी। असुआ के सभी कपड़ों को धोकर ज्यादा से ज्यादा साफ कर दिया गया था, परंतु पान का लाल रंग अभी भी पूरा साफ नहीं हो सका था। इसके बाद दिन में असुआ जनवासे में आ गया था। बारात एक दानाल में ठहराई गई थी और वहीं पर एक बड़ा कुआं भी था। जनवासे में दानाल 3 तरफ से 5 फुट ऊंची बाउंड्री दीवार से घिरा हुआ था। आगे की तरफ लोहे का एक एंगल आयरन से गेट बना था, जिसमें 4 सूत के सरिया से जाली बनी थी। हम सभी छोटे बच्चे दिन में बाउंड्री दीवार पर चढ़ा करते थे और गेट पर झूला करते थे। वहीं पीपल का एक पेड़ भी लगा था, जिसकी छांव में आइसक्रीम बेचने वाले से आइसक्रीम लेकर खाया करते थे। सभा में सभी बारातियों को 1-1 रुपया दिया गया था, जिससे बच्चे खूब आइसक्रीम खाया करते थे। आइसक्रीम उन दिनों 5 पैसे से भी कम
में 2 या 3 पैसों में आया करती थी। शाम को विदा हुई। दूल्हा और दुल्हन को डबोले जी के तांगे में बिठाया गया था। दुल्हन अपनी माँ, बहन, भाभी और अपनी अन्य रिश्तेदारों की महिलाओं से गले लग रो रही थी। इस प्रकार किशोरी भाई साहब का विवाह संपन्न हुआ। समय अपनी गति से चल रहा था कि प्रेम जी का विवाह, जो किशोरी भाई साहब से बहुत पहले हुआ था, और असुआ और धन्ना भैया ज्यादा ही छोटे थे, इसलिए उस शादी का ज्यादा जिक्र करना ठीक नहीं है। सिर्फ इतना याद है कि जब प्रेम जी की शादी हुई थी तो दादा और बड़े दादा द्वारा पतंगी कागज से झंडियां बनाई जा रही थी और मैदा की बनी लेई से डोरी से चिपकाई जा रही थी। साड़ियों से टीका वाला गेट सजाया जा रहा था। रात में बारात कब आई है बिल्कुल ही पता नहीं, क्योंकि असुआ शाम को जल्दी सो गया था। मात्र दिन का इतना याद है कि पाली से कई बैलगाड़ी आई थी। विदा और विवाह का बहुत याद नहीं है। भानुकुंवर का झूला शायद करौंदी माता के यहाँ पड़ना था, इसलिए पाली से बैलगाड़ी बुलाकर सभी परिवार वाले वहां गए। वहां पर छोले के पेड़ों का जंगल था, इसलिए महिलाएं पूरी सब्जी बना रही थी। वहीं छोले के एक पेड़ पर भानुकुंवर का झूला डाला गया था। दिन भर असुआ और धन्ना भैया ने भी एक अन्य पेड़ पर पड़े झूले पर खूब झूल कर आनंद लिया। शाम के समय जब वहां से लौटे तो बैलगाड़ी में असुआ आगे बैठा हुआ था। पाली से आई बैलगाड़ी जो कोई फूफा चला रहे थे। रात भी अब घिरने लगी थी। बैलगाड़ी से सभी ग्वालटोली तरफ आ रहे थे कि अचानक असुआ को नींद आ गई और वह बैलगाड़ी से नीचे गिर गया। गनीमत रही वह पहिए के नीचे नहीं आया, बल्कि दोनों पहियों के बीच में गिरा। उसको बैलगाड़ी रोककर जल्दी से उठाया गया। चोट कुछ भी नहीं लगी, परंतु दादा परिवार वालों से गुस्सा रहे थे कि तुम्हें असुआ को बैलगाड़ी के आगे नहीं बिठाना था। खैर आज बैलगाड़ी के पहिए से बच गया था। असुआ को जीवन दान मिल गया था। यही बातें करते करते घर आ गए। आगे लगातार जारी 53। समय का चक्र अपनी स्वाभाविक गति से चल रहा था। असुआ और धन्ना भैया का ट्यूशन किशोरी भाई साहब की व्यवस्था के कारण गांव में ही मक्खन चाचा के यहाँ लगा दिया गया था। मक्खन चाचा के पास गांव के सभी सीनियर जूनियर छात्र पढ़ने आते थे। उनके पास कितने दिनों तक ट्यूशन चला, ज्यादा से ज्यादा एक बार। हालांकि उनके पास ट्यूशन कितने ही सालों से गांव के छात्र पढ़ते थे। मक्खन चाचा ने साल के अंत में सभी छात्रों की ग्रुप में फोटो करवाई, जिससे एक एक फोटो हम दोनों भाइयों को भी निर्धारित दर पर प्राप्त की। सभी छात्रों ने निर्धारित दर पर ग्रुपिंग फोटो प्राप्त की, जो बहुत दिनों तक घर में शोभा बढ़ाती रही। उनकी भी नौकरी रेलवे में लग जाने के कारण मक्खन चाचा ने भी ट्यूशन बंद कर दिया। इसके बाद दशरथ भाई साहब के पास दोनों ट्यूशन लगाई गई, परंतु फीस का विवाद हो जाने के कारण दादा और बड़े दादा ने वहां से हटा लिया। दशरथ भाई साहब उस समय मौजूदा प्रचलित दरों से अधिक पैसे मांग रहे थे। दादा और बड़े दादा उस समय की प्रचलित दर पर ही फीस देना चाहते थे। इस वजह से कुछ दिन ही पढ़ने के बाद वह भी ट्यूशन भी प्राप्त नहीं हो सके। स्कूल में आने जाने का सिलसिला चलता रहा कि मोटा माँ साहब ने गांव में ही ट्यूशन पढ़ाना चालू किया, जिसे हमारी ही पौर में उन्हें पढ़ाने का अवसर मिला, किंतु वह बच्चों को पीटते ज्यादा थे, इसलिए उस डर से असुआ और धन्ना भैया को ज्यादा पढ़ाई का फायदा नहीं मिला। इसके बाद असुआ और धन्ना भैया कक्षा 3 में पास कर दिया गया। जोड़ घटाव के अतिरिक्त हिंदी की किताबें भली भांति पढ़ना आ गई। जब असुआ इसी बीच अपने मामाओं के घर जाता था तो जमुना मामा और दयाराम मामा के कक्षा के 1 से लेकर के 5 तक की सारी किताबें पीढ़ी पर बैठकर या लेटकर पूरे बस्ते की किताबें पढ़ जाता था और कई बार पढ़ करके दोहरा जाता था, और यह आदत निरंतर बनी रही। जब भी मामाओं के घर जाता था तो सभी खेत पर चले जाते थे। असुआ कहता था कि मैं घर पर ही रहूंगा और दोनों मामाओं के करी के ऊपर रखे बस्तों की किताबें पढ़ेगा। यह वह किताबें पढ़ने का कार्य हमेशा जारी रखा। गर्मी की छुट्टियों में कई सीनियर मिलिट्री एरिया में नीम की निबोड़ी बीनने के लिए जाया करते थे।
जिससे नीम की निबोड़ी बेचकर अच्छा रुपया कमा लेते थे। दशरथ भाई साहब ने तो निबोड़ी बेचकर एक अच्छा बेंजो भी खरीद लिया था। दशरथ भाई साहब घंटों बेंजो पर अपना रियाज करते थे। हसुआ भी उनका मेज के पास खड़ा होकर उनके बेंजो और फिल्मी गानों का आनंद लिया करता था। हरगोविंद भाई साहब भी बेंजो और गाना गाया करते थे। परंतु जब दशरथ भाई साहब बेंजो और फिल्मी गानों गाया करते थे तो हसुआ अक्सर उनके इस संगीत को बेंजो पर सुनने के लिए पहुंच जाया करता था। यहाँ पर दशरथ भाई साहब के बारे में एक बात और लिखना आवश्यक है कि उन्होंने हसुआ को ट्यूशन तो फिर कभी नहीं पढ़ाया, परंतु उन्होंने अपनी मेज के सामने हसुआ के टिकने को लेकर कभी मना नहीं किया, ना ही भगाया। दशरथ भाई साहब बेंजो के अतिरिक्त अपनी पत्थर की बनी बड़ी स्लेटों पर घंटों गणित के सवाल लगाया करते थे और उनके लिखने की स्पीड बहुत तेज होती थी। दशरथ भाई साहब के सवाल लगाने के अंदाज को हसुआ पर बहुत असर किया। गांव में उन दिनों मिलिट्री वाले लगभग हर घर में महाराष्ट्र के किराएदार रहा करते थे। हमारी भी दो बकरी बनी थी, एक कच्ची तथा एक पक्की। दोनों बकरियों में मिलिट्री वाले किराए पर रहा करते थे। पक्की बकरी में एक किराएदार को हवलदार कहकर दूसरे मिलिट्री वाले कहकर पुकारा करते थे। कच्ची बकरी में एक माने नामक किराएदार भी रहते थे। इन किराएदारों से पहले जब घर में मटन बना करता था तो बब्बा दादा और बड़े दादा सतार दारू पीने चले जाया करते थे और भी गांव के लोग सतार दारू पीने चले जाते थे और पीने के बाद अक्सर तीनों दारू के नशे में घर आकर लड़ जाया करते थे, जिसमें दादा ज्यादा ही दारू पीकर लड़ जाया करते थे और कभी कभी तो दारू के नशे में आकर दादा बाई को बहुत मारा करते थे, जिस कारण बाई सुबह होने से पहले घर से शर्मा चली जाती थी। जब सुबह देखते थे तो बाई घर पर नहीं होती थी। आगे लगातार जारी चौंगा। जब सातार से गांव के लोग दारू पीकर लौटते थे तो अधिकांश शराफत से आ जाते थे, परंतु हसुआ और धन्ना भैया जब स्कूल में भी नाम नहीं लिखा था तो उन दिनों बुद्धा बब्बा लौटता था तो अधिकांश गांव के लोग अपने घरों के किवाड़ बंद कर लेते थे और घरवाले भी कहते थे सभी बच्चों अंदर आ जाओ, बुद्धा दारू पीकर लौट रहा होगा, क्योंकि वह तमाम लोगों को गाली देता जाता था। वैसे बुद्धा के बारे में दादा बताते थे कि वह एक सामाजिक आदमी था। बुद्धा के कुएं पर गर्मियों में जब पानी की अन्य कुएं पर कमी हो जाती थी, सारे गांव के लोग पानी भरने जाते थे। बुद्धा ने अपने कुएं के पास ही एक अखाड़ा बना रखा था, जिसमें दादा और उनकी उम्र के लोग दंड बैठक और कुश्ती का अभ्यास करने जाया करते थे। बुद्धा भी एक बढ़िया पहलवान थे। दादाजी बताते थे कि बुद्धा पहलवान चाहता था कि गांव के सभी चमारों के लड़के पढ़े लिखें और दूध घी खाकर पहलवानी करें, ताकि चमारों के लड़के अहीरों और ग्वालाओं से किसी भी रूप में कम न रहें। परंतु बुद्धा की इच्छा अधिकांश लोग पूरी नहीं कर पाते थे, तो बुद्धा चमारों को उनकी करतूतों पर गालियां देता हुआ निकलता था। हालांकि वह बड़ौनिया खानदान की इज्जत करता था और बब्बा से लाला अर्थात बहनोई की इज्जत देता था, इसलिए उसके सम्मान में और उसकी नजरों से बचने के लिए सभी बच्चे बुद्धा की आने की आहट से ही अंदर घुस जाते थे। बुद्धा पहलवान चूंकि पहलवानी और पढ़ाई का शौकीन था, तो उसने अपने इकलौते लड़के हजारी बाबू को बहुत पढ़ाया और सरकारी बाबू के पद तक पहुंचाया। हजारी बाबू उन दिनों जावा या एसडी दो पहियों के वाहन पर सवार होकर रोजाना हसुआ और धन्ना भैया के घर के सामने से निकला करते थे। ऑफिस जाने से पहले वह अपने छोटे लड़का और लड़की को भी अपनी दो पहियों की मोटरसाइकिल से स्कूल जाने के लिए निकला करते थे। उस समय पूरे गांव में किसी के भी पास मोटरसाइकिल नहीं थी। हसारी में शायद एक आध परिवार में हो, तो जहाँ तक हमें होश है शायद नहीं। उन्हीं दिनों हसुआ धन्ना भैया और एक गांव की लड़की भूरी कल्ली ढुकैया के खेत में महुओं के पेड़ों के नीचे गुली बीनने गए। उन दिनों गुली से बच्चे कई खेल खेला करते थे, जैसे एक दीवार के पास एक गोल गड्ढा बना लेते थे
और 2 3 4 या 5 बच्चे बराबर बराबर गुली मिला लिया करते थे। फिर एक सिक्का उछाल कर खेलने की पारी फिक्स की जाती थी। अपनी अपनी बारी आने पर कुछ दूरी पर से सभी गुली फेंकी जाती थी। कुछ गुलियां गल में आ जाती थीं और उसके बाद कोई भी एक गुली में निशाना लगाने के लिए कहा जाता था। अगर उस लड़का या लड़की का निशाना लग जाता था तो वह सभी गुलियां उठाकर अपनी पैंट की जेब में भर लेता था। अगर निशाना नहीं लगा और निशानी वाली गुली को छोड़कर अन्य किसी भी गुली में लग जाता था तो उसे एक गुली दंड देनी पड़ती थी। फिर यही क्रम दूसरे के साथ दोहराया जाता था। अगर निशाना निशानी वाली गुली में नहीं लगा और अन्य किसी भी गुली में नहीं लगा तो गल में आई सभी गुली उस पारी वाले लड़का या लड़की की हो जाती थी। कभी कभी गुलियां का दूसरा खेल नच्ची दुआ के खेल से भी खेला जाता था। नच्ची दुआ में कुछ कंकड़ों को लेकर जेब से निकालकर एक हाथ की हथेली में रखकर दूसरा खिलाड़ी कहता नच्ची, जिसका अर्थ था विषम संख्या। अगर विषम संख्या आ गई तो दूसरे खिलाड़ी को उसकी तय की गई गुली देनी पड़ती थी। जैसे एक खिलाड़ी ने जेब में हाथ डालकर कुछ कंकड़ निकाले और दूसरे खिलाड़ी ने कहा कि 5 गुली दांव पर लगी, नच्ची होगी। हथेली खोलने पर अगर विषम संख्या कंकड़ों की निकली यानी कि नच्ची तो कंकड़ दिखाने वाले खिलाड़ी को अपनी तरफ से 5 गुली देनी पड़ती थी। अगर सम संख्या आई तो यानी कि दुआ निकली तब बोली लगाने वाले खिलाड़ी को 5 गुली कंकड़ दिखाने वाले खिलाड़ी को देनी पड़ती थी। इसी प्रकार एक सिक्का की सहायता से उछालकर चितपट का के खेल भी खेला जाता था। आगे लगातार जारी। 55 कल्ली डुकैया के खेत में जो मऊओं के पेड़ लगे थे, हम तीनों दोपहर के आसपास असुआ, धन्ना भैया और हरुआ चाचा की लड़की बूढ़ी जा पहुंचे और जमीन पर टपकी हुई गुली बीनने लगे। कुछ पत्थर की सहायता से गुलियों में मारकर तोड़ने लगे। सभी ने अपनी जेबों में भर लिया और अचानक धन्ना भैया की नजर कल्ली डुकैया पर पड़ी, जो हमसे करीब करीब 20 फुट की दूरी पर रही होगी। हमारे तरफ से तेजी से दौड़ती हुई आ रही थी कि धन्ना भैया चिल्लाया कि कल्ली डुकैया आ रही है। हम तीनों मरघटे की तरफ दौड़े और एक छेका में से तीनों ने निकलकर दौड़ लगा दी। कल्ली डुकैया पीछे पीछे, हम तीनों असुआ, धन्ना भैया और भूरी आगे आगे। हम तीनों ने श्रीनगर गांव की ओर दौड़ लगा दी। श्रीनगर जाने वाले रास्ते में बरसाती नाला पड़ता था। वर्षा ऋतु का सारा पानी इसी रास्ते से बहता था, जो कि पैरों के नीचे तक ही बहता था। गर्मियों में यह बरसाती नाला सूख जाता था। इस समय नाले में पानी नहीं था, बल्कि बालू और रेत जमा थी। इसी नाले से हम तीनों भागे जा रहे थे। कल्ली डुकैया पीछे पीछे एक हाथ में डंडा लिए दौड़ती आ रही थी और चीख चीख कर गालियां रुकने के लिए दे रही थी। हम तीनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। डर लग रहा था कि कल्ली डुकैया हमें बहुत मारेगी। हसुआ, धन्ना भैया और भूरी लगातार आगे दौड़े जा रहे थे। कल्ली डुकैया पीछे पीछे गाली देती हुई दौड़ी चली आ रही थी। हम भी तीनों ने न रुकने की कसम खा ली थी कि कुछ भी हो जाए हम रुकेंगे नहीं। हम तीनों ने अब अपना प्लान बदल दिया कि अब श्रीनगर गांव की तरफ नहीं दौड़ेंगे, क्योंकि गांव में लोग पकड़कर कल्ली डुकैया को सौंप देंगे। इसलिए हम तीनों ने तय किया कि हम बंगरा, उस समय का ऊसड़ जंगल की तरफ दौड़ेंगे, ताकि दौड़ने के लिए एक लंबी दूरी मिल जाए और कल्ली डुकैया को चकमा दे सकें। हम तीनों 2-3 घंटे तक दौड़ते रहे। आखिर हमारी जीत हुई। कल्ली डुकैया इन 2 और 3 घंटे में जो लगातार पीछे दौड़ी आ रही थी, थक हार कर रुक गई। हम तीनों ने देखा कि अब कल्ली डुकैया दिखाई नहीं दे रही है। अब हम दौड़ने के स्थान पर धीरे धीरे चलने लगे कि फिर देखा कि कल्ली डुकैया अभी भी पीछे दौड़े आ रही थी। हम पुनः दौड़ने लगे और बंगरा पार करते हुए हसारी बबीना पक्की रोड पर आ गए। अंत में हम दौड़ते हुए बिजली घर से टपरियन गांव की तरफ मुड़ गए। कल्ली डुकैया अब शायद भ्रमित हो चुकी थी। अंत में उसको पता नहीं चला कि वह किस तरफ गई। हम तीनों पहाड़ी के ऊपर से होते हुए हसारी स्कूल की तरफ आ गए और स्कूल से घर ग्वालटोली आ गए।
इस प्रकार कल्ली ढुकैया वाली घटना असुआ के जीवन भर याद रही। सपने में भी कभी कभी कल्ली ढुकैया उसे दौड़ा देती थी। आगे लगातार जारी 56। सुबह जब खुली तो घर वालों ने बताया कि मक्खन चाचा के घर पर नीम के पेड़ पर भड़िया बंधा है। असुआ और धन्ना भैया ने पहली बार भड़िया का नाम सुना था, इसलिए असुआ मन में कल्पना कर रहा था कि शायद भड़िया कोई रीछ जैसा जानवर होता है। असुआ और धन्ना भैया उस समय मक्खन चाचा के घर पर शाम का ट्यूशन पढ़ते थे। दोनों मक्खन चाचा के घर की ओर तेजी से भागे कि चलो भड़िया देखा जाए। जब मक्खन चाचा के घर पर पहुंचे तो देखा कि रमदिल्ला चाचा नीम के पेड़ पर एक मोटे रस्से से बंधे हुए हैं। असुआ ने कहा कि भड़िया कहाँ है? तो वहां लोगों ने कहा जो पेड़ से रमदिल्ला चाचा बंधा हुआ है यही भड़िया है, क्योंकि यह मक्खन चाचा की घरवाली जो असुआ की चाची लगती थी उसके पैर की पायल उतार रहा था। जब वह गहरी नींद में सो रही थी कि पायल उतारे जाने पर उनकी आंख खुल गई और वे चिल्ला उठी कि चोर चोर चोर, और मक्खन चाचा और उनके भाइयों ने उसे पकड़ लिया और फिर मोटे रस्से से बांध दिया। मक्खन चाचा ने प्रेम नगर थाना में रिपोर्ट दर्ज लिखवा दी। उसके तत्काल बाद पुलिस दोनों हाथों में हथकड़ी लगा कर ले गई। इस घटना को देखने के लिए पूरा गांव जमा हो गया था। पंचायती चबूतरा पूरा भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। पुलिस उसको ले जा रही थी। असुआ को पहली बार भड़िया का पता चला कि आदमी ही भड़िया होता है। यह घटना भी असुआ के बाल मन पर गहरी छाप छोड़ गई। समय इसी प्रकार की घटनाओं के साथ आगे बढ़ रहा था कि दादा ने असुआ से कहा, भगोला चाचा के घर पर जाओ और देख कर आओ कि वह घर पर है या नहीं। अगर घर पर हो तो मिलने के लिए कह देना कि दादा ने बुलाया है। असुआ अपनी कच्ची बकरी से पक्की बकरी की गली में, जहाँ हमारी बकरी से सटी हुई भगोला चाचा का घर था। चाचा के घर पर पहुंचने पर असुआ ने देखा कि चाचा खाना चूल्हे के पास बैठकर खा रहे हैं और चाची गर्मा गर्म रोटी सेंक रही थी और चाचा खा रहे थे। चाचा ने पूछा, असुआ कैसे आए हो? असुआ ने कहा, दादा ने आपको बुलाया है। और दोनों को बीच में बातें चलने लगी कि असुआ ने देखा कि दीवार पर एक आला बना हुआ है और उसमें कुछ छुट्टा पैसे, कुछ 2 पैसे, कुछ 5 पैसे, कुछ 10 पैसे, कुल लगभग 12 पैसे। असुआ की नजर जब उस मलिया पर पड़ी जिसमें यह पैसे रखे थे, आइसक्रीम खाने की लालच में एक एक करके उड़ा दिए जब तक कि मलिया खाली नहीं हो गई। और असुआ चाचा को बातों में उलझाए रखा। जब पूरे पैसे साफ कर दिए तो असुआ ने कहा कि अच्छा चाचा, अब मैं घर जा रहा हूँ। वहां से आकर असुआ ने दिन भर आइसक्रीम खाई और सभी गांव के दोस्तों को भी खिलाई। दोपहर को जब भगोला चाचा ने मलिया से छुट्टा पैसे को किसी काम के लिए उठाए तो वे वहां नहीं थे। वे बड़ी देर तक सोचते रहे कि पैसे कहाँ गोल हो गए हैं। उन्होंने विद्या से पूछा कि तुमने पैसे तो नहीं लिए? उसने साफ मना कर दिया कि नहीं। फिर उनका दिमाग असुआ के ऊपर गया, लगता है वही ले गया। चाचा ने मुझे गांव में देखा और मेरे दोस्तों से भी पूछा कि असुआ दिखाई दिया? सभी ने कहा अभी अभी हमें आइसक्रीम खिला कर गया। चाचा ने घर पर आकर असुआ से पूछा कि तुमने मलिया से पैसे उठाए हैं? असुआ ने कहा हाँ, मैंने आइसक्रीम खाने के लिए उठाए। चाचा ने कहा मुंह से मांग कर ले सकते थे। मैंने कहा ध्यान ही नहीं रहा। फिर दादा और भाई ने इस घटना पर असुआ को खूब डांटा और भविष्य में ऐसा न करने की हिदायत देकर छोड़ दिया। आगे लगातार जारी।